कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ लिए हैं और आज किन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे वो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है। सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कंपैरिजन बिटवीन कूलम्ब्स लॉ एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर। आप लोग जो है इन टॉपिक्स का नाम डाल के मैथ एक्सेस पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये चीज़ें जो है हमने पढ़ ली थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तक हमने इस चैप्टर के टॉपिक्स को कवर कर लिया था। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दोनों अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल सेपरेशन पे रखे हुए हों और उन दोनों चार्जेस का अमाउंट जो हो वो सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो। यानी कि अगर मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है तो इससे बहुत ही छोटी सी सेपरेशन पे ये माइनस क्यू चार्ज होगा और ये जो सेपरेशन है वो इतनी छोटी होती है, आप ऐसे मान लीजिए कि ये माइक्रोमीटर्स में या फिर उससे भी कम दूरी में इसकी डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है। इस डाइपोल की लेंथ को हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2L क्या है? लेंथ ऑफ डाइपोल, यानी कि इन दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन कितना है। और आपने ये देखा कि इन दोनों चार्जेस की वैल्यू मैंने क्या लिखी? प्लस क्यू और माइनस क्यू। यानी कि डाइपोल पे जो चार्ज होता है वो नेट चार्ज हमेशा जीरो होता है। नेट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज जीरो। हमेशा जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर जो नेट चार्ज की वैल्यू होती है वो जीरो होती है और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे आ जाते हैं, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए होते हैं। तो अगर हमको डिफाइन करना होगा कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल is a system of two equal charges in magnitude and opposite in nature kept at a very short distance from each other। क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल चार्जेस इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर केप्ट एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर रखे हुए इक्वल और अपोजिट चार्जेस का क्या है? सिस्टम है। ठीक है, हमेशा इसमें दो चार्ज होंगे। डाई का मतलब दो और पोल का मतलब अपोजिट एंड्स। ठीक है, तो चार्ज के लिए अपोजिट एंड क्या होगा? एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। जैसे अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है? दोनों एक दूसरे के अलग अलग विपरीत छोर हैं, विपरीत अपोजिट एंड्स हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों एंड्स पे अपोजिट चार्जेस जो है होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो बहुत ही छोटी होती है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं।
ठीक, अब इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने पढ़ लिया। उसके बाद एक और चीज़ आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को P से डिनोट किया जाता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है Q इंटू 2L के इक्वल। यहाँ पर L क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, Q क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर इसको डिफाइन करना होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है तो हम उसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ डाइपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is product of electric charge at one end of the dipole and length of dipole. It is a vector quantity. ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम P से डिनोट कर रहे हैं, क्या होती है? देखिए Q की वैल्यू क्या होती है? Q मतलब चार्ज, और चार्ज का मतलब यहाँ पर हम इसकी यूनिट को हम कूलम कह सकते हैं, और 2L क्या है? लेंथ ऑफ डाइपोल। तो लेंथ की जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर, तो C मीटर। इसको सेंटीमीटर मत समझिएगा, यहाँ पर C क्या है? कैपिटल है और स्मॉल m है, तो सेंटीमीटर हम दोनों स्मॉल लिखते हैं, और यहाँ पर कैपिटल C और m यानी कि कूलम मीटर, क्या कहेंगे? कूलम मीटर। ठीक है, इसकी SI यूनिट कूलम मीटर होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे, इसके बाद जो टॉपिक आता है इन दोनों से रिलेटेड है। आपको अगर इसका नोट्स बनाना है तो पॉज करके बना लीजिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ। इसके बाद जो टॉपिक आता है बच्चों, उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, तो उसके लिए हमको दो डेरिवेशंस यहाँ पर देखने पड़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसके एक्सिस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और दूसरा केस हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसका हेडिंग डालते हैं। हेडिंग क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसमें हमको सबसे पहले जो देखना है वो देखना है कि एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो मान लीजिए कि ये दो चार्ज हैं, एक मान लेते हैं कि एक निगेटिव चार्ज है -Q, और ये एक आपका
पॉजिटिव चार्ज हो गया प्लस Q। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसकी लेंथ को हम मान लेते हैं 2L। अगर ये 2L है तो यहाँ पर ये इसका सेंटर होगा और सेंटर से दोनों साइड इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, L एंड L। इसका एक्सिस कहाँ पे होगा, एक्सिस जो है या तो इधर होगा या फिर इधर कहीं पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है इस डाइपोल की वजह से। मान लेते हैं कि इसके सेंटर से, कहाँ से, इसके सेंटर से हमने डिस्टेंस ले ली कि R है। R डिस्टेंस पे इसके सेंटर से कोई पॉइंट P सिचुएटेड है जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमको पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करना आ गया है। हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में आपको डिटेल से बताया था। क्या आया था फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। पर यूनिट चार्ज पर कितना जो है फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं और इसको E से रिप्रेजेंट किया जाता है। E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। कैसे आया था, जिसको ये जानना है वो पिछले वीडियो में जाकर उसे देख लेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं सीधे, हम इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को पता करने की कोशिश करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज को देखो आप ध्यान से, तो इस डाइपोल में ये जो बहुत ही छोटा सा चार्ज है, ठीक है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, यहाँ पर जो डाइपोल में जो चार्ज होता है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, बहुत बड़ा चार्ज नहीं होता है। और ये चार्ज ऐसा बिहेव करता है जैसे कि ये एक पॉइंट चार्ज है। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पता कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ से इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस तो R है, तो इस पॉइंट से, इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, R माइनस L हो जाएगी। ये डिस्टेंस R माइनस L हो जाएगी। और इस नेगेटिव चार्ज से अगर इसको भी हम पॉइंट चार्ज कंसीडर करें तो इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, R प्लस L हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आ रही है। ये डिस्टेंस L है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस R है। तो इस R में से L को माइनस कर देंगे तो इस Q से P की डिस्टेंस पता चल गई। माइनस Q से P की डिस्टेंस पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस R में L को ऐड कर देना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस हमको पता चल जाएगी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर कितना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो किस डायरेक्शन में होती हैं, आउटवर्ड्स होती हैं। तो आउटवर्ड्स है, इस वजह से उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो क्या होगी, वो भी आउटवर्ड्स डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इस डायरेक्शन में होंगी और इसका टेंजेंट भी इसी डायरेक्शन में हमको मिलेगा। इस वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इवन इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ट्स होती हैं और इसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे हम देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर आ रही होंगी, इस साइड में ऐसे, तब तो यहां पर एंटर करेंगी इसमें टर्मिनेट होने के लिए। तो यहां पर इस निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी वो इस डायरेक्शन में होगी, इसलिए हम इसको E2 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो अगर इन दोनों की नेट वैल्यू को, अब देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हैं, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी और जिसकी कम होगी, अधिक वाले में से कम को घटाकर हम क्या करेंगे, उसकी मैग्नीट्यूड का पता लगा लेंगे। जैसे कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं या एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को एक आदमी इधर से खींच रहा है और दूसरा इधर से खींच रहा है। अब इन दोनों चीज़ों पर फोर्स लग रहा है,
तो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में अधिक फोर्स लगेगा। तो उसीलिए यहाँ पर जो नेट वैल्यू ऑफ या रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जिधर ज़्यादा होगा वो जो है वो रिजल्टेंट जो है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो अधिक वाले में से हम कम को घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले E1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो कितनी है, E1 हमने कंसिडर ऑलरेडी कर रखा है। तो E1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, हमारा फॉर्मूला होता है Q/r²। यहाँ पर हम r की जगह पे r-l का यूज़ करेंगे क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर r-l है, तो r-l² हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, हम माइनस क्यू चार्ज की वजह से देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। तो माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे सिचुएटेड है, डिस्टेंस हमको पता चल गई r+l है। तो यहाँ पर E2, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हो रही है वो कितनी है, E2 है। E2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, Q है। यहाँ पर हमको प्लस या माइनस से कोई मतलब नहीं, हम केवल मैग्नीट्यूड यहाँ पर पुट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसकी वैल्यू Q रखेंगे। अब यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r+l, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे r+l²। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब यहाँ पर हमने वैल्यू मैग्नीट्यूड जो है उसका फॉर्मूला निकाला है। इस फॉर्मूले से हमको अब ये कैसे पता चलेगा कि किसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होती है। यानी कि डिस्टेंस जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या होगा, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कम होती जाएगी। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी घटती चली जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पास में कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। अब ये जो है इससे पास में है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि पर यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स यहाँ पर ज़्यादा होगा, जबकि ये वाला चार्ज दूर है। इस वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी या फिर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में कम होगी। इसी वजह से जो हम नेट वैल्यू निकालना चाहें या रिजल्टेंट वैल्यू निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, E1 माइनस E2 कर देंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या हो जाएगी, E इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और निगेटिव का कम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू, अब इक्वेशन फर्स्ट से E1 की वैल्यू रखेंगे और इक्वेशन सेकंड से E2 की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो E1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r-l² माइनस यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में क्या वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r+l²। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r+l²। इतना हो गया। इसमें से अब जो चीज़ें कॉमन ले सकते हैं इसको हम कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर कर देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये चीज़ें जो हैं इतनी दोनों में है इसलिए हम इसको कॉमन ले लिए। अंदर क्या बच जाएगा, 1/r-l² माइनस 1/r
आर प्लस एल का स्क्वायर। E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q। ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, यहाँ पर हम दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, R प्लस एल का स्क्वायर माइनस R माइनस एल का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन R माइनस एल स्क्वायर इंटू R प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q। अब इसको क्या करेंगे हम, अंदर ब्रैकेट में ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, यहाँ पर देखिए r माइनस एल है और उसके बाहर ब्रैकेट में माइनस है, तो जहाँ पर प्लस आना चाहिए वहाँ पर हम माइनस करेंगे और जहाँ पर माइनस आना चाहिए वहाँ पर हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये दोनों निगेटिव हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और फिर क्या आना चाहिए था माइनस 2RL, तो यहाँ पर निगेटिव का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2RL, तो इसको हम प्लस 2RL लिख देते हैं यहाँ पर, डिवाइडेड बाई इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हमको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट है। यहाँ पर 2RL प्लस 2RL यानी कि यहाँ पर 4RL आ जाएगा, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q इंटू 4RL डिवाइडेड बाई R माइनस एल स्क्वायर R प्लस एल स्क्वायर। अच्छा बच्चों, हमको ये पता है सिंस P इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। यहाँ पर P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर P आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंस P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L, देयरफॉर E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q इंटू 2L, इसमें से 2L को निकालेंगे तो यहाँ पर 2R बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2R इंटू P अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर इंटू R प्लस एल का स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो डिस्टेंस R है ये कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है डिस्टेंस, किसके रिस्पेक्ट में, अगर हम डाइपोल की लेंथ की बात करें। क्यों, क्योंकि हमने इसको डिफाइन जब किया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो हमने क्या बताया था कि ये जो सेपरेशन होता है वो बहुत ही छोटा होता है, लगभग नेग्लिजिबल, एक तरीके से आप मान सकते हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है वो बहुत ही छोटा है। तो अगर इस R के रिस्पेक्ट में इसको कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू नेग्लिजिबल ही मानी जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिंस R is much greater than L, therefore L is approximately equal to 0। इस वैल्यू को इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए अच्छा जगह यहाँ पे इसके बीच में दिखा देते हैं। अगर हम L की वैल्यू को यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 2R P अपॉन L माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर, और यहाँ पर R प्लस 0 का स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर, तो R स्क्वायर कितना हो जाएगा, R टू द पावर 4। यहाँ पर एक R से एक R को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी कि पावर 3 हो गई। तो E इज इक्वल्स टू हो गया 1/4πε0 2P अपॉन R क्यूब। ये जो है आपका एक्सप्रेशन निकल के आ गया, क्या आया, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 2P अपॉन R क्यूब। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसको हम रिवाइज करते हैं कि क्या क्या हमने किया। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को लिया गया जिसकी लेंथ 2L है, इसके सेंटर से हमने किसी एक्सिस पे सिचुएटेड एक पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस R है, पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं।
तो हमने क्या किया कि इस डिस्टेंस r से हमने क्या किया कि इस जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक पॉइंट चार्ज के तरीके से बिहेव करेगा। इसकी वजह से इस पॉइंट P पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है उसको हमने कैलकुलेट किया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, E1 = 1/4πε0 Q/r² होना चाहिए। r की जगह पे यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो r-l है, तो इसलिए r-l² आ गया। उसी के बाद हमने क्या किया, इस सेकेंड चार्ज की वजह से या निगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो E2 = 1/4πε0 Q/r+l²। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस r+l हो गई है। ठीक है, इतना करने के बाद हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को पता करने की कोशिश की। तो यहाँ पर E = क्या हो जाएगा, E1 - E2। ये हमने कैसे निष्कर्ष निकाला, ये हमने किस तरीके से हम इस रिजल्ट पे पहुँचे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड्स निकलती हैं। आउटवर्ड्स निकलेंगी तो इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगी। और निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में होंगी, इनवर्ड्स होंगी। तो इस वजह से E1 की डायरेक्शन इधर और E2 की डायरेक्शन इधर हो गई। अब यहाँ पर किसकी वैल्यू, E1 की वैल्यू ज़्यादा है या E2 की वैल्यू ज़्यादा है, ये कैसे पता चलेगा। तो हमको पता है कि कूलम्स लॉ जो है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी कि डिस्टेंस जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा जो है वहाँ पर फोर्स जो है वो कम होता चला जाएगा, और जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी। क्यों फॉलो करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या कहती है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि एक तरीके से ये भी एक फोर्स ही है जो पर यूनिट चार्ज पे लग रहा है। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी, यानी कि डिस्टेंस जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। या फिर हमने आपको ये भी बताया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में हम बता रहे थे कि जब हम चार्ज से दूर चले जाते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे से दूर होती चली जाती हैं, और जितना ज़्यादा हम उससे दूर हटेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसलिए यहाँ पर जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ रही है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो E1 - E2 हो जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर हम इनकी वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद इस कैलकुलेशन को किया जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इतनी वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर हमने देखा कि Q × 2RL अपॉन R - l² प्लस R+l² आ रहा है। यहाँ 4RL में से हम 2L को अलग कर लेंगे मल्टीप्लाई में, और उसके बाद ये आ जाएगा Q × 2L। Q × 2L जो होता है वो P के इक्वल होता है। P का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, या फिर लेंथ ऑफ डाइपोल। तो Q × 2L के इक्वल होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर P को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास अब एक्सप्रेशन बचता है E = 1/4πε0 2Rp अपॉन R - l² इंटू R+l²। लेकिन हमने ये कहा कि जो डाइपोल होता है, इन दोनों जो डाइपोल होता है इसके दोनों एंड्स के बीच का जो सेपरेशन होता है वो बहुत ही छोटा होता है। इसलिए हम जब R से उसको कंपेयर करेंगे तो R के रिस्पेक्ट में L की लेंथ जो होगी वो बहुत ही छोटी होगी, अप्रॉक्सीमेटली 0 मान लेंगे। इस वजह से R जो है चूंकि L से बहुत ही छोटा है, इसलिए L इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद E की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 2P/r³। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बाद